हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है क्लास 6 के चैप्टर नंबर 11 अलजेब्रा का। इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं हम अलजेब्रा को। अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा एक ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स को पढ़ते हैं, कांस्टेंट्स को पढ़ते हैं, कोफिशिएंट्स को पढ़ते हैं। वेरिएबल, कांस्टेंट, कोफिशिएंट इनसे मिलकर एक्सप्रेशंस बनते हैं, इक्वेशंस बनती हैं। हमें इसके अंदर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी होती हैं, उनको हमें मैथमेटिकल इक्वेशंस में कन्वर्ट करना होता है, उन्हें सॉल्व करना होता है। तो ये सब चीज़ें हम अलजेब्रा के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, अभी हम हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक्सप्रेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, वेरिएबल, कांस्टेंट ये सब क्या होता है, वर्ड प्रॉब्लम को कैसे इक्वेशंस में कन्वर्ट किया जाए, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाए, तो वो सब हम अलजेब्रा के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेरिएबल से। वेरिएबल क्या होता है? अ वेरिएबल इज़ अ नंबर हुज वैल्यू इज़ अननोन। मतलब वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फ़ाबेट्स की मदद से या फिर सिंबल्स की मदद से। अल्फ़ाबेट्स यानी कि A to Z। ठीक है, इनमें से कोई भी एक अल्फ़ाबेट वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि 2 + x। ठीक है, तो इसमें मेरा वेरिएबल क्या है? ये x। ठीक है, इसी तरीके से 8 - f, तो वेरिएबल क्या है मेरा? f। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, इन वेरिएबल्स की वैल्यू हमें पता नहीं होती है। क्लियर? एक तरीका और है वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करने का, वो है सिंबल्स। ठीक है, अगर आपके पास कोई ऐसा सिंबल हो जैसे कि थीटा, अल्फा, बीटा, तो ये कुछ सिंबल्स होते हैं। इस तरीके से बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। ठीक है, इनकी मदद से भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे कि 5 + थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर? अ वेरिएबल इज अ नंबर विच डज नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका? वेरिएबल एक ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बोलूं x एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू है 5। ठीक है, तो इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। इसकी वैल्यू 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है। ठीक है, तो वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है। ठीक है, तो अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कांस्टेंट के बारे में। अ कांस्टेंट इज़ अ नंबर विच हैव फिक्स्ड वैल्यू। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, अब कांस्टेंट में क्या क्या आएगा? कांस्टेंट में हमारे नंबर्स आएंगे, जैसे कि 10, ठीक है, 20, 100, 1000, जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो सब हमारे कांस्टेंट में आते हैं। ठीक है, क्यों आते हैं? क्योंकि इन नंबर्स की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, नंबर्स की वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती। अब 20 है, 20 की वैल्यू तो 20 रहेगी, ये चेंज तो होगी नहीं। ठीक है ना, तो नंबर्स की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, इस वजह से ये हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। इसके अंदर हमारा क्या कांस्टेंट हो जाएगा? 8, इसके अंदर 2, इसके अंदर 5, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? कांस्टेंट। ठीक है, अब पढ़ते हैं कोफिशिएंट। अ नंबर विच इज प्लेस्ड बिफोर वेरिएबल एंड विच मल्टीप्लाइज इट। क्या मतलब हुआ इसका? एक ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल के पीछे लगा हो और वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर रहा हो, उस नंबर को हम कोफिशिएंट कहेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल
3x। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखो, ये जो 3 है ये वेरिएबल से पीछे लगा हुआ है, ठीक है, और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, ये 3x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई x, है ना। तो इस 3 को हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x। क्लियर। तो कोफिशिएंट क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो कि वेरिएबल के पीछे लगा हो और वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो, तो उस नंबर को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल 8z, तो इसमें क्या कोफिशिएंट हुआ, 8 आपका कोफिशिएंट हुआ। क्लियर। तो अब समझ आ गया वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है और कोफिशिएंट क्या होता है। अब एक एग्जांपल देखते हैं लास्ट, 2x प्लस y प्लस 8। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है क्या वेरिएबल है, क्या कांस्टेंट है, क्या कोफिशिएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया आपका 8। 8 क्या है, फिक्स है, इसकी वैल्यू फिक्स है, तो ये आपका हो गया कांस्टेंट। y क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। ठीक है ना, ऐसे ही x, ये भी आपका क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स क्या क्या होंगे, x का कोफिशिएंट होगा 2, ठीक है ना। इसी तरीके से y का कोफिशिएंट भी होगा। अब y का कोफिशिएंट क्या होगा, y को हम 1y लिख सकते हैं, ठीक है ना, 1y का मतलब y होता है, तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या होगा, 1 होगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, और इन तीनों को जब हम इस तरीके की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इससे आप इक्वेशन भी बना सकते हो। एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब पढ़ते हैं यूज़ ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे उसे मैथस्टिक पैटर्न्स में। ठीक है, आप इस एग्जांपल से समझोगे कि कैसे वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, चेंज होती रहती है, वो हम इस एग्जांपल से प्रैक्टिकली समझेंगे। यहाँ पर हमने मैथस्टिक की मदद से एल शेप बनाई है, आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 1L है। ठीक है, 1L को बनाने के लिए कितनी मैथस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, 2 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। यहाँ पर 2Ls है। ठीक है, 2Ls को बनाने के लिए कितनी मैथस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, 1 2 3 4 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर 3L है, इसको बनाने के लिए टोटल 6 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर 4L है। क्लियर। तो इसको बनाने के लिए टोटल आपको 8 मैथस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। क्लियर। अब यहाँ पर देखो, ये हो गए नंबर ऑफ L, ये हो गई टोटल मैथस्टिक। तो 1L बनाने के लिए मुझे 2 मैथस्टिक की ज़रूरत पड़ी, 2L बनाने के लिए मुझे 4 मैथस्टिक की ज़रूरत पड़ी, 3L बनाने के लिए मुझे 6 मैथस्टिक की ज़रूरत पड़ी, 4L बनाने के लिए मुझे 8 मैथस्टिक की ज़रूरत पड़ी। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न देख सकते हो। ठीक है ना, 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 6, 4 के लिए 8। तो इसी तरीके से अगर मुझे 5L बनाने हो तो मुझे कितनी मैथस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी, 10 मैथस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है ना, मैथस्टिक निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका डबल कर देना है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मुझे मान लो 15Ls बनाने हैं तो मुझे कितनी मैथस्टिक लगेंगी, 15 का मैं डबल कर दूंगा, टोटल आ जाएगा 30। तो 15L बनाने के लिए मुझे 30 मैथस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ पर एक पैटर्न देख सकते हो। अब मुझे इसके लिए क्या बनाना है, एक जनरल फार्मूला बनाना है। ठीक है, तो जनरल फार्मूला मेरा क्या होगा, 2x। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ, जनरल फार्मूला। अब ये क्या है, इस फार्मूला की मदद से आप टोटल नंबर ऑफ मैथस्टिक्स निकाल सकते हो एल शेप बनाने के लिए। जैसे कि अगर मान लो मुझे 2Ls बनाने हैं तो मैं क्या करूँगा,
2 तो ऐसे कैसे, x में क्या रखूँगा, ये 2, क्योंकि मुझे 2l बनाने हैं, तो x में क्या रखूँगा मैं 2, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, तो मेरे को कितनी मैच स्टिक्स चाहिए होंगी, 4 मैच स्टिक्स चाहिए होंगी। इसी तरीके से अगर मान लो मुझे 5l बनाने हैं, तो x की जगह मैं क्या रखूँगा, 5 रखूँगा, 2 5 जा 10, तो मेरे को टोटल कितनी मैच स्टिक्स चाहिए होंगी, 10 मैच स्टिक्स चाहिए होंगी। ठीक है, तो ये हमने एक जनरल फार्मूला निकाला, इस फार्मूला से आप टोटल नंबर ऑफ मैच स्टिक्स निकाल सकते हो। ठीक है, आपको बस क्या करना होगा, नंबर ऑफ l को इस x की जगह रख देना है और फिर सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास टोटल मैच स्टिक्स आ जाएंगी। क्लियर। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि x की वैल्यू कभी मैं रख रहा हूँ 2, कभी मैं रख रहा हूँ 5, और इसी तरीके से अगर आपको 10l बनाने हैं तो x की जगह मैं क्या रखूँगा, 10 रखूँगा। ठीक है ना, तो x की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको वेरिएबल का यूज़ करना है मैच स्टिक पैटर्न में। मैच स्टिक पैटर्न के क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। ठीक है, तो उनको भी ऐसे ही करना है, आपको पैटर्न पहचानना है और उसके लिए जनरल फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, अब हम करते हैं अगला टॉपिक, ज्योमेट्री। अब हम यहाँ पर देखेंगे कैसे वेरिएबल्स का यूज़ ज्योमेट्री में करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी 2 शेप्स, एक है स्क्वायर, एक है रेक्टेंगल। ठीक है, स्क्वायर के अंदर हम जानते हैं चारों साइडें इक्वल होती हैं। ठीक है, अगर वन साइड 4 सेंटीमीटर की है तो सारी की सारी साइड्स 4 सेंटीमीटर की होगी। क्योंकि हमें यहाँ पर यूज़ करना है वेरिएबल का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अगर वन साइड a सेंटीमीटर की है तो बाकी सारी साइड्स भी कितने सेंटीमीटर की होंगी, a सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, a क्या है आपका, एक वेरिएबल है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 10 भी हो सकती है। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। अब बात करी जाए पेरीमीटर की, तो पेरीमीटर हमने पढ़ा था, पूरी बाउंड्री की लेंथ को हम पेरीमीटर कहते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड, यही होता है पेरीमीटर। ठीक है, साइड यहाँ पर क्या है, a, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा, 4 मल्टीप्लाई a। ठीक है, तो इस तरीके से वेरिएबल्स का यूज़ आपको करना है ज्योमेट्रिकल फिगर्स में। अगर एरिया की बात करी जाए, एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ये होता है। यहाँ पर क्या है, साइड a है तो a मल्टीप्लाई a, ये आपका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में होता है लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है और इसको हम मान लेते हैं लेंथ, यानी कि l। l क्या है, ये एक वेरिएबल है। ठीक है, ये भी आपका l हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये आपकी है ब्रेथ। ठीक है, और ये दोनों साइडें इक्वल होंगी। ब्रेथ को हम b वेरिएबल से यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, तो b क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस रेक्टेंगल की ब्रेथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 वेरिएबल्स का यूज़ करा, एक है l, एक है b। अब अगर पेरीमीटर की बात करी जाए तो पेरीमीटर हम जानते हैं इसका क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है फॉर्मूला। 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है, लेंथ को हमने l वेरिएबल से डिनोट कर रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे l, ब्रेथ की जगह b वेरिएबल यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, और अगर एरिया की बात करी जाए तो फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, लेंथ की जगह l वेरिएबल, ब्रेथ की जगह b वेरिएबल। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल का यूज़ करना है ज्योमेट्रिकल शेप्स में। ठीक है, अब हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं अरिथमेटिक के अंदर। अरिथमेटिक के अंदर हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, जैसे कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब हम 2 नंबर्स का एडिशन करते हैं तो हम चाहे उसे किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लें, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना,
हम 2 नंबर्स लेते हैं, जैसे कि 2 + 5, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ोगे, क्या मिलेगा आपको? 7 मिलेगा, ठीक है। अब आप इनको चाहे इस ऑर्डर में ऐड करो या फिर इस ऑर्डर में ऐड करो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो यही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है, आप 2 नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर लो, चाहे इस ऑर्डर में ऐड कर लो चाहे इस ऑर्डर में ऐड कर लो, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब इसको वेरिएबल में कैसे लिखेंगे? a + b = b + a, ठीक है। अब आप इस तरीके से ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? c मिलेगा, मतलब आप 2 नंबर्स को ऐड करोगे तो आपको 3rd नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चाहे आप इसको ऐसे ऐड करो चाहे आप इसको ऐसे ऐड करो, आपका आंसर सेम ही होगा, ठीक है। तो ये आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसका मतलब क्या हुआ? वेरिएबल्स में हमने इसको रिप्रेजेंट करा, इसका मतलब ये हुआ कि आप a में कोई भी नंबर रखो, b में कोई भी नंबर रखो, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा वर्क करेगी और हमेशा आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी लगती है, जैसे कि यही वाला एग्जांपल ले लें, 2 × 5 क्या आएगा? 10 आएगा। अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दो, 5 × 2 कर दो, ठीक है, तब भी आपका आंसर 10 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये आपकी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें क्या है, आप नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम ही आएगा। इसको वेरिएबल्स में कैसे शो करेंगे? a × b = b × a, ठीक है ना। आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल्स का यूज़ करके कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे वेरिएबल का यूज़ होता है? सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को समझते हैं। मैं यहाँ पे 2 नंबर्स ले रहा हूँ, 5 और 35, ठीक है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। अब हमें इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो बड़ा वाला नंबर है उसको स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट मतलब तोड़ देंगे। कैसे तोड़ेंगे? 35 को मैं तोड़ दूंगा 30 + 5 में, ठीक है। 30 में 5 जोड़ोगे तो आपका 35 ही आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे? 5 की मल्टीप्लाई 30 से भी करेंगे, ठीक है, और फिर 5 की मल्टीप्लाई इस 5 से भी होगी, और बीच में कौन सा साइन आएगा? प्लस का, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 5 × 3 = 15, ये हो जाएगा 150, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25। क्लियर? इन दोनों को जोड़ोगे कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 175। क्लियर? अब आप 5 को 35 से डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपका आंसर 175 ही आएगा। देख लेते हैं यहाँ पर, 5 × 5 = 25, 2 कैरी जाएगा, 5 × 3 = 15, 15 + 2 17, ठीक है। तो आप इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर 175 ही आएगा। और अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो वो क्या करेगी? नंबर को स्प्लिट कर देगी 2 पार्ट्स में, ठीक है, और फिर वो इस तरीके से पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको वेरिएबल में कैसे लिखेंगे? a × b + c, ठीक है ना। a की मल्टीप्लाई b से होगी, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर आपको प्लस लगाना है। a की मल्टीप्लाई अब c से होगी, ठीक है। यहाँ पर प्लस का साइन है तो यहाँ पर आप प्लस लगाओगे। अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता तो यहाँ पर आप माइनस लगाते, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगती है। वेरिएबल्स की मदद से इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब करते हैं अगला टॉपिक, एक्सप्रेशंस विद वेरिएबल्स। अब एक्सप्रेशंस कैसे बनते हैं? अभी हमने ऊपर
कांस्टेंट, वेरिएबल, कोफिशिएंट ये पढ़ा था। इनसे मिलकर एक्सप्रेशंस बनते हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल 9x, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेरिएबल है, ये कोफिशिएंट है, इसको क्या बोलेंगे हम, वन टर्म, ठीक है। ये क्या हो गया, वन टर्म। ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन। क्लियर। एक और एग्जांपल लेते हैं 2a + 7, ठीक है। ये है वेरिएबल, ये है कोफिशिएंट और ये है कांस्टेंट, ठीक है। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 1 2, टोटल हैं 2 टर्म्स, ठीक है। ये भी क्या हो गया आपका, एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं 8x + 3y - 2/7, तो ये भी क्या हो गया आपका पूरा एक्सप्रेशन। इसमें कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3, ये 3 टर्म्स का एक्सप्रेशन है, ठीक है। समझ में आ गया। एक्सप्रेशन बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए। 2 नंबर्स तो होने ही चाहिए, 2 से ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। इन नंबर्स के बीच में प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, इनमें से कोई एक ऑपरेटर होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें तो इसमें कितने नंबर्स हैं, 1 2, 2 नंबर्स हैं और ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसके अंदर देखें तो इसमें 3 नंबर्स हैं, 1 2 3, 3 नंबर्स हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई और यहाँ पर है प्लस का साइन, ठीक है। अगर इसको देखें हम तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, टोटल 5 नंबर्स हैं और इनके बीच में कोई ना कोई ऑपरेटर है। यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर डिवाइड है। तो समझ में आ गया, एक्सप्रेशन बनाते वक्त कम से कम 2 नंबर्स तो होने ही चाहिए और उनके बीच कोई ना कोई ऑपरेटर होना चाहिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिखूँ 3, ठीक है, तो ये मेरा एक्सप्रेशन नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर है, ठीक है, और कोई ऑपरेटर भी नहीं है। समझ में आ गया, ये सिर्फ एक कांस्टेंट है, ये एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ पर एक्सप्रेशंस के कुछ एग्जाम्पल है, y + 5, ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन है। कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 एडेड टू y, 5 यहाँ पर y के साथ ऐड हो रहा है तो इसको हम लिखेंगे 5 एडेड टू y। बी पार्ट देखो, t - 7, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, 7 यहाँ पर t में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसी वजह से 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम t, ठीक है। सी पार्ट देखो, 10a, यहाँ पर 10 और a इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a × 10, क्लियर। डी पार्ट देखो, x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है ना, x को 3 डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पर क्या लिखा है हमने, x डिवाइडेड बाय 3, क्लियर। इस तरीके से आपको एक्सप्रेशंस बनाने हैं और एक्सप्रेशंस को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है, क्लियर। यूजिंग एक्सप्रेशंस प्रैक्टिकली, अब हम देखेंगे एक्सप्रेशंस का यूज़ प्रैक्टिकली। देखो सिचुएशंस यहाँ पर हमें दे रखी है और हमने यहाँ पे वेरिएबल डिसाइड करा है और यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन के लिए स्टेटमेंट बनाई है। कैसे कैसे है, सरिता हैज़ 10 मोर मार्बल्स देन अमीना, ठीक है, सरिता के पास 10 मार्बल्स ज़्यादा हैं अमीना से, ठीक है। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं कि अमीना के पास x मार्बल्स थे, क्लियर, अमीना के पास x मार्बल्स थे। तो इस सिचुएशन को हम एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, हमें निकालना है सरिता के पास कितने मार्बल्स थे और यहाँ पर लिखा है सरिता के पास 10 मार्बल्स ज़्यादा थे अमीना से। तो इसका एक्सप्रेशन इस तरीके से बनेगा, ये मार्बल्स हैं अमीना के, ठीक है, अमीना के मार्बल्स में अगर हम 10 जोड़ दें तो ये मार्बल्स हो जाएंगे सरिता के, क्लियर।
इस तरीके से हमें एक्सप्रेशन बनाना है स्टेटमेंट को पढ़ के। एक और एग्जांपल देखते हैं। बल्लू इज 3 years यंगर देन राजू। बल्लू 3 साल छोटा है राजू से। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वेरिएबल डिसाइड करेंगे। लेट कर लेते हैं कि राजू की एज है x years। क्लियर? यहाँ पे क्या दे रखा है, बल्लू जो है 3 साल छोटा है राजू से, तो इसका एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, इस तरीके से। ये हो गई राजू की एज, ठीक है ना। राजू की एज में से हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि वो 3 साल छोटा है, तो ये एज आ जाएगी बल्लू की। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। राजू's फादर्स एज इज 2 years मोर देन 3 times राजू एज। तो ये हमारे पास सिचुएशन है, इसका हमें एक्सप्रेशन बनाना है। कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर हम राजू की एज का 3 times कर दें, राजू की एज का 3 times कर दें और उसमें 2 years जोड़ दें, तो वो एज हो जाएगी राजू के फादर की। क्लियर? ये सिचुएशन है, इसका हमें एक्सप्रेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे, हमें राजू की फादर की एज निकालनी है, तो हम क्या लेट करेंगे, राजू की एज। ठीक है, हमने लेट करा राजू की एज है x years। ठीक है, अब क्या कह रहा है इसमें, राजू की एज का हमें 3 times करना है। 3 times यानी कि 3 गुना, तो हमने क्या कर दिया, राजू की एज का 3 गुना कर दिया। ठीक है ना, 3 times कर दिया। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, 2 years को जोड़ना है, क्योंकि 3 times से वो 2 years ज़्यादा है, तो इसलिए 3 times में हमें 2 को जोड़ना पड़ेगा। तो ये करने के बाद ये जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा, ये एज हो जाएगी राजू के फादर की। x years राजू की एज है और 3x + 2 ये एज है राजू के फादर की। क्लियर? लास्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। हाउ ओल्ड विल सुजैन बी 5 years फ्रॉम नाउ। सुजैन की एज आज से 5 साल बाद कितनी होगी, ये हमें एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना है। तो लेट करते हैं कि सुजैन की एज है y। ठीक है, आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, x, y, z, कोई भी वेरिएबल यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हमने माना कि सुजैन की प्रेजेंट एज यानी कि आज की एज है y years। क्लियर? तो आफ्टर 5 years, 5 years के बाद क्या होगा, सुजैन की एज 5 years बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे, y + 5। ठीक है, अभी है एज y years, 5 years के बाद कितनी हो जाएगी, y + 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सिचुएशन को पढ़ के एक्सप्रेशंस बनाने हैं। अब करते हैं अगला टॉपिक, व्हाट इज़ एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है जब एक एक्सप्रेशन इक्वल होता है कांस्टेंट के, या फिर एक्सप्रेशन इक्वल होता है एक और एक्सप्रेशन के। ठीक है, जब ये सिचुएशन आए जिसमें एक एक्सप्रेशन एक कांस्टेंट के इक्वल हो या फिर एक्सप्रेशन इक्वल हो एक और एक्सप्रेशन के, तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। ध्यान क्या रखना है, इक्वेशन के अंदर इक्वल का साइन आता है। क्या आता है, इक्वल का साइन। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2a + 7 ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है। इसको मैं इक्वल कर देता हूँ एक कांस्टेंट के, कांस्टेंट यानी कि नंबर, जैसे कि 9। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एक्सप्रेशन इक्वल है एक कांस्टेंट के, तो इसको क्या कहेंगे हम, एक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, इक्वेशन के अंदर हमेशा इक्वल का साइन आता है। इक्वल के इस तरफ इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ इसको कहते हैं राइट हैंड साइड। क्लियर? एक और एग्जांपल, 5x + 3 = 2x + 6। आप यहाँ पर देख सकते हो ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक एक्सप्रेशन है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, ये एक इक्वेशन है। क्लियर? समझ में आ गया इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन होता है जब एक एक्सप्रेशन इक्वल हो कांस्टेंट के
या फिर एक्सप्रेशन इक्वल हो एक्सप्रेशन के, बीच में क्या होता है, हमेशा इक्वल का साइन आता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो, जहाँ पर इक्वल का साइन आपको दिख जाए वो आपकी इक्वेशन है। क्लियर? ये आपका है लेफ्ट हैंड साइड और ये आपका होता है राइट हैंड साइड। क्लियर? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती। यहाँ पर हमने देखा था कि वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक्सप्रेशन की बात अगर मैं करूँ आपसे, तो एक्सप्रेशन में वेरिएबल की वैल्यू फिक्स नहीं होती, लेकिन इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है? यहाँ पर ये दो इक्वेशन है, एक है ये, एक है ये। इसमें कौन सा वेरिएबल है? इसमें है वेरिएबल a, तो इस वेरिएबल की वैल्यू फिक्स है। ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पर एक वेरिएबल है हमारे पास x। ठीक है? इसकी भी वैल्यू फिक्स है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है? और एक्सप्रेशन में नहीं होती। हमने ये वाला एग्जाम्पल करा था मैथ स्टिक पैटर्न्स का। ठीक है? तो हमने यहाँ पर ये जनरल फॉर्मूला निकाला था इसका, वो था 2x। तो ये क्या था हमारा, ये था एक्सप्रेशन। ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हो, इस एक्सप्रेशन के अंदर ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2, 5, 10, ये डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पर कितने l बनाए हैं। ठीक है? जितने l होंगे उतने ही यहाँ पर x की वैल्यू होगी। ठीक है ना? तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, एक्सप्रेशन में वैल्यू वेरिएबल की फिक्स नहीं होती और इक्वेशन में फिक्स होती है। अब हम देखते हैं कि इन फिक्स वैल्यू को हम कैसे निकालेंगे, यानी कि इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब एक इक्वेशन लेते हैं, 2a + 7 = 9। ये हमारी एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करके हमें इस वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है? कैसे करेंगे, हम एक एक करके वैल्यूज़ को पुट करेंगे a के अंदर। जिस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा वही वैल्यू होगी a की। ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम a में पुट करते हैं 0। ठीक है? a में 0 पुट करते हैं, a की जगह क्या लिखेंगे, 0। ठीक है? क्लियर? 2 की मल्टीप्लाई 0 से होगी, ये 0 हो जाएगा, +7 = 9, 7 = 9। तो 7 कभी भी 9 के इक्वल हो नहीं सकता। ठीक है ना? लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ a की वैल्यू 0 नहीं है। ठीक है? अब a की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं। ठीक है? a की जगह क्या रखेंगे, 1। ठीक है? 2 1 जा 2, 2 + 7 9। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे इक्वल हो गए। क्लियर? तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके? अगर ये 1 पे नहीं आया होता, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हुआ होता 1 पे, तो इसका मतलब 1 भी उसकी वैल्यू नहीं होती। फिर हम क्या करते, फिर हम 2 रख के देखते, उस पर भी नहीं आती तो 3 रख के देखते। तो इस तरीके से हम एक एक करके वैल्यू रखेंगे और देखेंगे कि किस पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। जिस वैल्यू पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगा वही वैल्यू वेरिएबल की होगी। ठीक है? तो इस मेथड को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड का यूज़ किया जाता है वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब एक तरीका और है वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अब करते हैं सेकंड मेथड। ठीक है? इस मेथड में हम क्या करेंगे, एक एक करके नंबर्स को दूसरी तरफ भेजेंगे। वेरिएबल को हम यहीं रहने देंगे, बाकी ये जो नंबर्स हैं इसको हम इक्वल के इस तरफ भेज देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम 7 को भेजते हैं। ठीक है?
7 यहाँ पर प्लस में है। आपको ये ध्यान रखना है, जब एक नंबर एक साइड से दूसरी साइड जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये 7 प्लस में है, उधर जाएगा तो ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस में कन्वर्ट। क्लियर? 9 में से 7 जाएगा, 2 बचेगा। क्लियर? अब हम 2 को इधर भेजेंगे, ठीक है, इक्वल के दूसरी तरफ। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है, आपको पता है मल्टीप्लाई में अगर होता है तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब हम इस 2 को इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सीधा नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 2 1 जा 2 होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। तो इस तरीके से भी आप इक्वेशन को सॉल्व करके वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, जो वैल्यू निकल के आती है वेरिएबल की, इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और साथ ही में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।